ऑब्वियसली इसमें सारी चीजें कवर करनी है हम लोगों को, तो इसमें तो एटलीस्ट मुझे 1.5 सेशन ऑलमोस्ट लग जाता है। तो 1 आवर की क्लास तो तकरीबन जो है ना वो मैनेज करनी होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि अदरवाइज टॉपिक्स कवर नहीं होंगे आपके विद इन ड्यू ड्यू टाइम। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट मैंने आप लोगों के लिए नहीं रखा है ये। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि जितनी चीजें मैं डिटेल में बता सकूं या एग्जाम्स के हिसाब से या आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से, तो वो चीजें ऐड कर सकूं। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसमें ये नहीं सोचिएगा कि बीच में कट हो जाता है। ऑब्वियसली 40 मिनट का सेशन है, आप लोगों को पता है, तो देन 40 मिनट्स में तो कवर नहीं हो सकता। 5 मिनट तो हमें स्टार्ट करने में लगे, 35 मिनट्स की क्लास में इतने बड़े टॉपिक्स कैसे कवर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने तो मोस्टली आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स रखे हैं चीजें। तो इंशाल्लाह ओके, सो स्टार्ट करना चाहिए दोबारा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, सो हम कहाँ पर थे? वायरल एनकेफेलाइटिस पे। ठीक है, वायरल एनकेफेलाइटिस को मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरल एनकेफेलाइटिस में जो है वो प्रोबेबली रीचेस द ब्रेन वाया द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू दिस इज द वायरस दैट कैन लीड टू वायरल एनकेफेलाइटिस। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस जो है मोस्टली कॉज करता है वायरल मेनिंजाइटिस। पैथोलॉजी क्या है? इन्फ्लेमेशन कैन अकर इन द कॉर्टेक्स। कैसे करता है? व्हाइट मैटर, बेसल गैंग्लिया एंड ब्रेन स्टेम, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीजन्स वेरीज with the type of virus. In herpes simplex encephalitis, the temporal lobes are usually primarily affected. ये आप देख सकते हैं अंडरलाइन हुआ हुआ है, मींस दिस इज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि herpes simplex encephalitis के अंदर कौन से लोब्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। प्राइटल लोब्स होते हैं आपके, ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कौन से लोब्स आपके अफेक्टेड होते हैं? तो टेम्पोरल लोब्स आर यूजुअली प्राइमरी अफेक्टेड इन herpes simplex encephalitis. Inclusion bodies may be present in the neurons and glial cells, and there is an infiltration of polymorphonuclear cells in the perivascular space. This is the some pathology, कुछ पैथोलॉजी के पॉइंट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें जो है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, अगेन वही डब्ल्यूबीसी काउंट है जिसकी इन्फिल्ट्रेशन होती है। देयर इज अ न्यूरोनल डिजनरेशन एंड डिफ्यूज ग्लियल प्रोलिफरेशन ऑफन एसोसिएटेड विद द सेरिब्रल एडिमा। एनकेफेलाइटिस में भी क्या होता है? सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, तो आप ये याद कर लें कि सेरिब्रल एडिमा होता है। और अगर सारी हम ये ना भी याद करें तो डब्ल्यूबीसी, जहां पे वेर एवर देयर इज इन्फ्लेमेशन, सिंपल बेसिक पैथोलॉजी। जब भी पैथोलॉजी की किसी भी डिजीज की बात आती है ना, तो आप बेसिक पैथोलॉजी अपनी जो हम एमबीबीएस में पढ़ते थे, या जो हमारा इवन स्टाफ भी अपनी बुक्स में पढ़ता होगा, जो हमारे पास कुछ स्टाफ अटेंड कर रहा है कोर्स को, तो देख सकते हैं कि भाई वहां पर क्या है। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजीज, मोनोसाइट सब कलेक्ट होंगे। ठीक है, और वो कलेक्ट होकर ऑब्वियसली एक फिर एक एडिमा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उससे सेरिब्रल एडिमा भी जो है कैन लीड टू एनकेफेलाइटिस। एनीवे, क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे आपको वायरल एनकेफेलाइटिस में? प्रेजेंट विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक। ठीक है, प्रीवियसली कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको हेडेक की। एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक, फीवर, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या क्या होते हैं? पेशेंट को एफेजिया है और पेशेंट विथ हेमीप्लेजिया है। पेशेंट का एक साइड काम नहीं कर रहा, पेशेंट बात नहीं कर सकता। सिंपल लैंग्वेज में आपके पास आएंगे कि डॉक्टर साहब इसकी जो है वो जबान पर फालिज हो गया है, या इसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, इसका एक टांग काम नहीं कर रही, या इसका वन साइडेड काम नहीं कर रहा है, या इसके टू साइडेड काम। तो ये दिस इज अ फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस। एंड सीजर्स, एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक होते हैं, झटके लगना। ठीक है ना, ये भी है, बुखार के साथ झटके लगना। पेशेंट मोस्टली जो है मेनिंजाइटिस एंकेफेलाइटिस में प्रेजेंट करते हैं हमारे पास झटकों के साथ, सीजर्स। तो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस रेंजिंग फ्रॉम ड्राउजीनेस टू डीप कोमा। वही अगेन कोमा के वही सारे स्टेजेस अगर आप कल वाले याद कर लें कि क्या पेशेंट आपकी ड्राउजीनेस से लेकर डीप कोमा तक प्रेजेंट कर सकता है। सुपरवीन अर्ली एंड मे एडवांस ड्रामेटिकली एज इन herpes simplex encephalitis. Signs of meningeal irritation occur in many patients but less than meningitis. देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेनिंजियल इरिटेशन के साइन जो है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है फॉर मेनिंजाइटिस। आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के और एंकेफेलाइटिस के, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो इसलिए मेनिंजियल इरिटेशन जब भी होगी, कर्निक आ गया, ब्रेडजिन की साइन आ गया, नेक स्टिफनेस आ गई, वो आपको एंकेफेलाइटिस में ही मिल सकते हैं, पर कम मिलेंगे। एनकेफेलाइटिस में कम मिलेंगे बट लेस देन द मेनिंजाइटिस। यही बता रहा है कि भाई मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस आपको मिल सकते हैं एनकेफेलाइटिस में भी, मगर कंपेयर टू मेनिंजाइटिस कम मिलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, इन्वेस्टिगेशंस
क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे एनकेफेलाइटिस में? सिटी ऑफ द हेड व्हिच शुड प्रेसीड लंबर पंक्चर। एनकेफेलाइटिस में आपको क्या करना है? सिटी ऑफ द हेड करना है। मे शो लो डेंसिटी लीजन्स इन द टेम्पोरल लोब्स इन केस ऑफ हर्पीस सिंप्लेक्स एनकेफेलाइटिस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर्पीस सिंप्लेक्स एनकेफेलाइटिस टेम्पोरल लोब्स को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। और आप क्या कराएंगे उसमें? सिटी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। एमआरआई हमेशा मोर सेंसिटिव होता है देन सिटी, ये याद रखिएगा। मगर एमआरआई क्योंकि एक्सपेंसिव है, फिर उसमें हम हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट बेस्ट इनिशियल स्टेप जो हमारा बनता है वो सिटी ज्यादा बनता है कंपेयर टू एमआरआई। ठीक है ना? अदरवाइज एमआरआई मोर सेंसिटिव है, ये याद रखिएगा। ठीक है? मगर क्योंकि अक्सर करके आप क्वेश्चंस देख रहे होते हैं कि आ रहा होता है कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट बेस्ट इनिशियल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट या फर्स्ट बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सो दैट इज सिटीज ऑफ हेड है। और इवन ये आपके लंबर पंक्चर से पहले होगा। क्या शो होगा सिटी ऑफ द हेड में? ठीक है, लो डेंसिटी लीजन्स इन द टेम्पोरल लोब्स इन केस ऑफ herpes simplex encephalitis। एमआरआई मोर सेंसिटिव। सीएसएफ यूजुअली कंटेन्स एक्सेस लिम्फोसाइट्स। वायरल है, वायरस में अगेन पैथोलॉजी आ जाती है। बैक्टीरियल में आपके मैक्रोफेजेस होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। और जब वायरल इन्फेक्शन जहां पर होता है वहां पर आपके लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं। ये एक डिफरेंशिएटिंग, ये तो पैथोलॉजी का बेसिक फर्क है। प्रोटीन कंटेंट आइदर नॉर्मल मिलेंगे आपको और माइल्डली एलिवेटेड, थोड़े से डिस्टर्ब मिलेंगे। मैंने आपको लोगों को टेबल दिखाई थी, लेस देन 100 मिलीग्राम है। बट द ग्लूकोज इज नॉर्मल। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या था? वायरल और बैक्टीरियल का। ठीक है, उसमें हमें ग्लूकोज कम मिलता है बैक्टीरियल में, और इसमें हमें ग्लूकोज नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट्स देखने होते हैं। तो ये सीएसएफ की अगेन वही सेम जो है इसके अंदर क्लियर हो रही है कि ओपनिंग प्रेशर। अच्छा, ओपनिंग प्रेशर क्या है? वही आईसीपी की बात है जो कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि रेज्ड आईसीपी। तो ओपनिंग प्रेशर ऑल्सो नॉर्मल होगा या माइल्डली एलिवेटेड होगा। ओकेजनली सीएसएफ इज टोटली नॉर्मल इन 5% ऑफ केसेस। ओनली 5% ऑफ केसेस में आपको सीएसएफ विरल नॉर्मली भी मिल सकता है। बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएसएफ इंक्लूडिंग पीसीआर ऑफ वायरल डीएनए may reveal the causative organism, but the initiation of treatment should not wait this। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है आपको, सीएसएफ का इंतजार नहीं करना है आपको, लंबर पंक्चर का इंतजार नहीं करना है। ठीक है? तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ पीसीआर वेरी अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव एजेंट। ऑब्वियसली पीसीआर हम कराते हैं, सीएसएफ का पीसीआर भी होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं वायरल डीएनए के लिए। अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन है ईईजी। आप लोगों ने सुना है ईईजी? जैसे दिल की ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ऐसे ही इनको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। ये ब्रेन की ईसीजी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो दिस इज ए ब्रेन ईसीजी। हार्ट की ईसीजी को ईसीजी कहते हैं और ब्रेन की ईसीजी को ईईजी कहते हैं। इज यूजुअली एबनॉर्मल इन द अर्ली स्टेजेस, स्पेशली इन herpes simplex encephalitis with characteristic periodic triphasic slow wave activity at regular intervals of 2 to 3 seconds over one of or both temporal lobes। मुश्किल नहीं है, सिंपल करके आप लोगों को मैं समझा देता हूँ आगे। अभी पिक्चर भी मैंने शेयर किया आप लोगों से, सिटी की भी पिक्चर आने वाली है और ईईजी की पिक्चर भी शेयर होगी। मगर थोड़ा थियोरिटिकली समझ लें कि क्या है। कह रहा है कि ईईजी इज यूजुअली एबनॉर्मल, अर्ली स्टेजेस में आपको एबनॉर्मल मिलेगी, खासतौर पे herpes simplex एनकेफेलाइटिस में। और क्या मिलेगा? ट्राईफेजिक, ट्राईफेजिक वेव मिलेगी। ठीक है, ट्राईफेजिक वेव क्या होती है मैं भी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, तो ट्राईफेजिक वेव आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक होगी इसमें ईईजी में फाइंडिंग। और सिटी में क्या मिलेगा हमें? लो डेंसिटी लीजन्स टेम्पोरल लोब्स में। देखा जाए तो देखें ईईजी में भी वो कह रहा है कि टेम्पोरल लोब, बोथ टेम्पोरल लोब्स। ठीक है, यहां भी कह रहा है टेम्पोरल लोब्स। आप लोगों को याद हो जाएगा अब ये लोग। ठीक है ना? एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 to 3, हर 2 से 3 सेकंड के बाद जो स्ट्रिप निकलती है, लाइक ईसीजी, ऐसे ही ईईजी ब्रेन की ईसीजी जब हम करते हैं तो 2 से 3 सेकंड के बाद आपको क्या मिलेगा? ट्राईफेजिक स्लो वेव एक्टिविटी मिलेगी। ट्राईफेजिक क्या होता है? आगे आ जाते हैं, ये देख। अब ये एमआरआई की पिक्चर है इन herpes simplex encephalitis, शो हाइपो इंटेंस एरिया टेक एनहांसमेंट ऑन T1। राइट फिगर आप देख लें यहां पर। अच्छा, सिंपल इसको कंपेयर करें, आप सिर्फ छोड़ें। ठीक है, आप इसको देखें, ये देखें इसको। ये टेम्पोरल लोब ये वाला आपको व्हाइट लग रहा है। ठीक है, ये हाइपो इंटेंस एरिया विद इन लेफ्ट टेम्पोरल लोब। ठीक है, और यहां पर देखें तो ये हाइपर इंटेंस लग रहा है। हाइपर इंटेंस, ज्यादा ब्लैकनिंग लग रही है आपको इसके मुकाबले में। ठीक है ना? ये आपको ज्यादा ब्लैक इन लग रहा होगा। ठीक है, ये T2 लेफ्ट साइड पर फिगर है। तो ये हाइपर इंटेंस
तो ये दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ये आपको पेशेंट है जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स के साथ लेफ्ट टेम्पोरल लोब, और ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस है जो आप लोग एमआरआई में देख सकते हैं। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को वो व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, ज्यादा ब्लैक ही नजर आ रहा है। इसको हम हाइपर इंटेंस कहते हैं और इसको हम ऑब्वियसली हाइपो इंटेंस एरिया कहते हैं। ये बेसिक बस इतना आ जाए आप लोगों के लिए काफी है। वैसे तो ये बहुत बड़ी ऑब्वियसली रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड है, ठीक है, वो लोग बेटर डिसाइड करते हैं, बट अगर बेसिक भी हम लोगों को इतना पता चल जाए तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। ओके। हाँ, ईईजी। अब आप लोगों ने ब्रेन की ईईजी करा ली, ईसीजी करा ली ब्रेन की, ठीक है ना। बच्चों में क्या कहते हैं आप लोगों को मालूम है? कार्डियक को ईसीजी कहते हैं। फीटल के अंदर आप ईसीजी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेन की ईसीजी करते हैं तो आप लोगों को मैंने बता दिया ईईजी कहते हैं। बच्चों का पता है? बच्चों में क्या करते हैं? यस। बच्चों के अंदर हम सीटीजी कहते हैं ना। फीटल, फीटल खासतौर पर फीटल की बात कर रहा हूँ। फीटल ईसीजी को हम जो है वो सीटीजी कहते हैं। बहरहाल, अच्छा, अब ट्राइफेजिक का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं। ठीक है, ट्राइफेजिक क्या है? अब आप फर्स्ट वाली रो देखें, इसमें याद रख लें कि फर्स्ट इज ए निगेटिव डिफ्लेक्शन। इसको जो नीचे आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड दिस इज ए निगेटिव डिफ्लेक्शन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो वेव बन रही है ईसीजी की तरह, दिस इज कॉल्ड ए निगेटिव डिफ्लेक्शन। फिर यहां से आपका ये आ जाता है, दिस इज ए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें तीन फेजेस मिलेंगे आपको। निगेटिव डिफ्लेक्शन से स्टार्ट, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एंड दिस इज ए निगेटिव डिफ्लेक्शन अगेन। ठीक है, तो तीन हो गए आपको, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। हर 2 से 3 सेकंड के बाद आपको ये वेव फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, ये 1 सेकंड पे स्ट्रिप निकाली हुई है, लेकिन ट्राईफेजिक का मतलब ये है कि निगेटिव वेव से स्टार्ट, पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद फिर निगेटिव। ठीक है, तो दो आपको इसमें स्मॉल निगेटिव वेव्स मिलेंगी, दिस वन एंड दिस वन, और ये आपको एक पॉजिटिव वेव मिलेगी, इसलिए हम इसको ट्राईफेजिक कहते हैं। बट ये दिस इज नॉट एन स्पेसिफिक, ये याद रहे कि ये स्पेसिफिक नहीं है फॉर एनकेफेलाइटिस के लिए। ये मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथीज के साथ भी मिल सकती है, हेपेटिक एनकेफ में भी आपको ऐसी ईजी मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये क्लियर हुआ ट्राईफेजिक? यस, दैट्स गुड। ठीक है, आगे चलें हम फिर। ओके, सो मैनेजमेंट। पेशेंट सीजर्स के साथ आते हैं, एंटी कन्वुल्सेंट ट्रीटमेंट, एंटी सीजर ट्रीटमेंट नॉट गिवन इफ नो फिट्स। पेशेंट अगर फिट्स नहीं है तो आप ना दें, एंटी सीजर ट्रीटमेंट ना दें, बट इट इज नेसेसरी इफ फिट अकर। मोस्टली, यूजुअली दिस इज द स्टोरी। मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो सीजर्स के साथ करते हैं, जिनको मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस होता है, और इन दिस केस वी शुड कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग बिकॉज वी हैव अ परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है मोस्टली पेशेंट्स को, और पेशेंट्स फिट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। रेज्ड आईसीपी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेज्ड आईसीपी ट्रीटेड विद आईवी डेक्सामेथाजोन। अच्छा, डेक्सामेथाजोन हम यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इट रिड्यूसेस द सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, स्टेरॉइड जो है वो आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी है। स्टेरॉइड हम दे रहे होते हैं मेनिंजाइटिस में, एनकेफेलाइटिस में, इन चीजों में हम डेक्सामेथाजोन, या आप लोगों ने देखा होगा सोलूमेड्रोल, या बहरहाल हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। स्टेरॉइड क्यों देते हैं? क्योंकि वो सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करती है। ठीक है, फॉर 4 डेज, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं हम, 3 to 5 डेज, कोई इशू नहीं है। हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस रेस्पॉन्ड टू ए साइक्लोवीर। हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस है ही वायरल, बैक्टीरिया का तो कोई रोल नहीं है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, डेफिनेटली फिर भी हम दे रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास प्रैक्टिस में फिर भी जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो रही होती है बैक्टीरिया की, तो हम साथ में एंटीबायोटिक्स फिर भी ऐसे ही दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल गाइडलाइंस में कोई रोल नहीं है एंटीबैक्टीरियल का। अगर आपको वायरल सस्पेक्ट हो गया और डायग्नोज हो गया है तो ए साइक्लोवीर जो है वो फॉर 10 mg पर केजी आईवी 8 hourly, each dose over 1 hour, each 7 milligram of drug diluted in 1 cc of fluid। ये पूरा दिया हुआ है, 2 से 3 हफ्ते के लिए हम एसाइक्लोविर दे देते हैं। दिस शुड बी गिवन अर्ली टू ऑल पेशेंट्स सस्पेक्टेड सफरिंग फ्रॉम वायरल एनकेफेलाइटिस। Even with the optimum treatment, mortality is 10 to 30%, and significant proportion of survivor have residual epilepsy or cognitive impairment।
ये नहीं है कि आपने सारे स्टेप्स सब सही कर लिए, आपने एंटी कन्वुल्सेंट भी दे दिया, आपने सीजर्स भी कंट्रोल कर लिए, आपने स्टेरॉइड भी दे दिया, आपने एंटी बैक्टीरियल भी दे दिया, एंटी वायरल भी दे दिया, आपने सारी गाइडलाइन फॉलो कर ली पेशेंट का, लेकिन फिर भी स्टिल 30% बहुत बड़ा रेशो है मोर्टेलिटी का। दिस इज एन हाई रिस्क पेशेंट, सो ऑलवेज काउंसल योर पेशेंट। हमेशा मैं कहूंगा आप अपने पेशेंट को, इस तरीके के पेशेंट्स को, हम उनके रिलेटिव्स को खास तौर पे, अटेंडेंट्स को, क्योंकि हम डॉक्टर्स के लिए भी आजकल काम करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, जो जिस किस्म के सर्कमस्टेंसेस, सोशल मीडिया और सारी चीजें हैं, तो हम लोगों को पहले ही जो है ना निगेटिव काउंसलिंग कर देनी चाहिए। देखें ना, 30% बड़ी मोर्टेलिटी है, और इवन 30% मोर्टेलिटी क्या, इवन आपने सारे स्टेप्स बेसिक कर लिए, स्टिल आपका पेशेंट जो सर्वाइव कर भी जाएगा तो क्या होगा, रेजिडुअल एपिलेप्सी, तो फिर भी उसके चांसेस है और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगी। ठीक है, ये नहीं है कि वो 100% बिल्कुल आपका जो है वो रिकवर कर जाएगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। सो हमें ऑलवेज निगेटिव काउंसिल करना चाहिए, उनके रिलेटिव्स को सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए, ताकि कल को जो है वो हम डॉक्टर्स के ऊपर भी कोई ब्लेम गेम ना आए। ठीक है, तो द कंडीशन यूजुअली अकर व्हेन इन चिल्ड्रन यंग एडल्ट्स विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन साइन। वायरल मेनिंजाइटिस में वही बातें हैं कि मेनिंजियल इरिटेशन जो हो जाती है, हेडेक यूजुअली मोर सिवियर फीचर, हेडेक बहुत सिवियर होता है इसमें। ठीक है, देयर मे बी ए हाई पायरेक्सिया बट फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस रेयरली अकर। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस इतने ज्यादा कॉमन नहीं है वायरल एन्केफेलाइटिस में। ठीक है, एलपी करेंगे आप, सीएसएफ पिक्चर इज द सेम एज दैट ऑफ वायरल एन्केफेलाइटिस। ओके, सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई दैट पेशेंट हैज नॉट रिसीव्ड एंटीबायोटिक। एलपी कब करेंगे, एलपी जब आप लोग करेंगे तो देखें, मेक श्योर करें कि पेशेंट हैज नॉट रिसीव्ड एंटीबायोटिक फॉर वट एवर कॉज। किसी भी पता चला कि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक लेकर पहले से बैठा हुआ है डॉक्टर साहब, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो हम लोग जस्ट टॉफी की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, 2030 के अंदर मोस्टली पाकिस्तान के अंदर आपकी 80% एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस हो जाएगी, जिस किस्म से हम लोग यूज कर रहे हैं, जीपीज एंड ऑल डॉक्टर्स, हम या इवन जो कोएक्स बैठे हुए हैं एंटीबायोटिक, तो जस्ट वी आर यूजिंग जस्ट लाइक द टॉफी। सो हमें पूछना पड़ेगा पेशेंट, अब जब आपके पास ईआर में आएगा तो ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक्स वगैरह ऑलमोस्ट किसी ना किसी ने तो उसको दे दी होंगी। prior to the lumbar puncture, this picture can also be found in partially treated acute bacterial meningitis. So there is a no specific treatment viral encephalitis का या meningitis का, जो है ना, कोई specific treatment नहीं है वायरल का, benign and self limiting होता है। The patient should be treated symptomatically in a quiet environment. Recovery usually occurs within days. सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। वायरल सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये, अगर आपका कंफर्म हो जाता है वायरल, तो फिर आप एसाइक्लोविर दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो कोई इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ मेनिंजाइटिस, दूसरे भी, सिर्फ बैक्टीरियल और वायरल तो मोस्ट कॉमन है, बट फंगल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस इज द मेन कल्प्रिट टू कॉज द फंगल meningitis, usually occurs in patients who are immunocompromised, immunosuppressed and is a recognized complication of HIV infection। HIV में सबसे ज्यादा जो मेनिंजाइटिस कॉज का कॉमन होता है, दैट इज क्रिप्टोकोकस। ये अगेन एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये सिनारियो आता है कि एचआईवी का पेशेंट है, ठीक है, और उसको मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स दे देंगे वो सिनारियो आप लोगों को, और पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज अ क्रिप्टोकोकस स्पेशली। द सीएसएफ फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू दोज of tuberculous meningitis, but the danger diagnosis can be confirmed by microscopy or specific serological testing। अगेन आपकी डायग्नोसिस वही है, आप एलपी करेंगे और उस पर डायग्नोज आपकी होगी। मेनिंजाइटिस में भी काज बाय कुछ केसेस में स्पायरोचीट्स, लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम डिजीज, साइफिलिस, रिकेटेजिया और द प्रोटोजुआ। ये मैंने आपको बताया ना, प्रोटोजुआ, अमेबियासिस निग्लेरिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ब्रेन ईटिंग अमेबा। ठीक है ना, ब्रेन ईटिंग अमेबा या अमेबियासिस जिसको हम बोलते हैं, प्रोटोजुआ। तो नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस में क्या है, कैन ऑल बी ड्यू टू नॉन इन्फेक्टिव पैथोलॉजी। दिस कैन बी सीन इन रिकरेंट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ड्यू टू एसएलई, बेसेट्स डिजीज और सार्कोइडोसिस। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, एसएलई के पेशेंट हैं। बेसेट्स डिजीज भी जो है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, सार्कोइडोसिस है। और अननोन ओरिजिन की एक डिजीज है जिसको हम मोलारेट सिंड्रोम कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया अभी कि मोलारेट सिंड्रोम। ठीक है, इन विच द रिकरेंट मेनिंजाइटिस इज एसोसिएटेड विथ, इसमें रिकरेंट मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, मोलारेट सिंड्रोम में क्या होता है, रिकरेंट मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ एपिथेलॉइड सेल्स इन द स्पाइनल फ्लूइड। मोलारेट सेल्स कहते हैं हम इसको। मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स और एपिथेलियल सेल्स मिक्स मिलकर एक सेल्स बनाते हैं जिनको मोलारेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, दी सेल्स कॉमन होते हैं, रिकरेंट मेनिंजाइटिस पास करते हैं।
Recent evidence suggests that this condition may be due to human herpes virus type 2 and therefore infective. ठीक है, मोलारेट सिंड्रोम या मोलारेट मेनिंजाइटिस या दे कैन लीड टू रिकरेंट मेनिंजाइटिस इज caused by mostly human herpes simplex virus type 2. ये याद कर लें. ठीक है, नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस क्या है भाई? कैन ऑल्सो बी सीन ड्यू टू डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ द मेनिंजेस बाय द नियोप्लाज्म नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस भाई ये रेयर है, रेयर फॉर्म्स हैं मेनिंजाइटिस की. ठीक है, इतने ज्यादा कॉमन नहीं है ये. पर एसएलई के पेशेंट में मेनिंजाइटिस क्यों होता है? बेसिस डिजीज सार्कोइडोसिस अंडरलाइंग में क्यों होता है? और रिकरेंट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का कॉज क्या है? दिस इज ए नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस. ओके, सो नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस can lead to recurrent aseptic meningitis, and recurrent aseptic meningitis due in patients with SLE, Behçet disease and sarcoidosis. Also unknown of origin का है जिसको हम previously मोलारेट सिंड्रोम कहते थे. ठीक है, ये याद रहे कि इसका पुराना नाम जो है वो मोलारेट सिंड्रोम था और अभी भी ये यूज होता है मोलारेट सिंड्रोम. नॉर्मली तो ईआर वगैरह में तो शायद आप ना सुने, मगर बुक्स में या एग्जाम्स में आपके पास मोलारेट सिंड्रोम के नाम से दे देंगे. दैट कैन लीड टू नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस. ओके, सो ब्रेन एब्सेस क्या है? सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है? कैसे स्प्रेड होता है? ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है. हेमाटोजिनस स्प्रेड है, अननोन सेप्टिक साइट और ऑकल्ट फ्रॉम द डेंटल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स होते हैं. यूजुअली कॉजेज मल्टीपल ब्रेन एब्सेसिस. ब्रेन एब्सेसिस के कॉज और स्प्रेड कैसे होता है? दिस इज द स्लाइड दैट्स शोइंग हेमाटोजिनस स्प्रेड. डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है फ्रॉम एडजेसेंट इन्फेक्टेड पेरानेजल साइनस, मिडल एयर और मेस्टोइड इन्फेक्शन. कान के इन्फेक्शंस जो है ना मोस्टली, खासतौर पे सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो ईएनटी के लोग हैं आपने देखा होगा अक्सर करके कान के अंदर पीप पड़ जाना या मेस्टोइड में पीछे पीप पड़ जाना, पस पड़ जाना, वो देयर कैन स्प्रेड टू, देयर कैन लीड टू ब्रेन एब्सेस. ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक में डायरेक्ट इनोकुलेशन फ्रॉम ट्रोमा और आफ्टर सर्जरी है. 25% पेशेंट नो कॉन्क्रीटली आइडेंटिफाइड. ब्रेन एब्सेस के 25% केसेस में आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट कोई कॉज ही नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होता है बट वी कांट डिटेक्ट इट. ब्रेन एब्सेस also known as a cerebral abscess or CNS abscess is an abscess within the brain tissue caused by inflammation and collection of immune cells and infected material originating from local or remote infection sources. Again, this is the definition of brain abscess, also called a cerebral abscess and CNS abscess. Okay, so types क्या क्या होती हैं ब्रेन एब्सेस की? ब्रेन एब्सेस की टाइप्स में इंट्राक्रैनियल सबड्यूरल एब्सेस, इंट्राक्रैनियल एपिड्यूरल एब्सेस, ठीक है, और सबड्यूरल, एपिड्यूरल, स्पाइनल और इंटरमेडुलरी, सेरिब्राइटस एंड फंगल ब्रेन एब्सेस. 6 टाइप्स हैं ब्रेन एब्सेस की, जिसमें आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन एब्सेस है तो मोस्टली है तो इंट्राक्रैनियल भी है और स्पाइनल भी है. स्पाइनल एपिड्यूरल इन्फेक्शन या स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस भी आती है, इंटरमेडुलर एब्सेस, सेरिब्राइटस एंड फंगल. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? ब्रेन एब्सेस रप्चर इनटू वेंट्रिकुलर स्पेस, आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स में रप्चर हो सकता है, कॉजिंग इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ हेडेक. सिवियर हेडेक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हेडेक होता है. ठीक है ना, अगर रप्चर होगा तो ब्रेन स्टेम की हर्निएशन हो सकती है, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, पेशेंट आपका परमानेंट एफेजिक हो सकता है या जो है वो आपका हेमीप्लेजिक हो सकता है. फ्लैसिड पैरालिसिस विद सेंसरी लॉस, इंट्राक्रैनियल टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्रेन एब्सेस की वजह से हो सकती है. कैसे मैनेज करेंगे ब्रेन एब्सेस को? सिंपल है, ठीक है ना. ब्रेन एब्सेस को अप्रोप्रिएटली ट्रीटेड विथ आईवी एंटीबायोटिक्स फॉर 14 डेज और लॉन्गर सिंस डायग्नोसिस और डेफिनेटली न्यूरोसर्जरी एंड द क्रेनियल इमेजिंग विद इन 3 डेज बिफोर रेंडमाइजेशन. इफ यस देन प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स को आपको देखना है. ठीक है, सीजर्स को एक्सक्लूड कर दे विद इन 5 डेज ऑफ रेंडमाइजेशन. सो दिस इज द टेबल. कैसे मैनेज करना है, इंडिकेशन क्या है प्रोलॉन्ग्ड आईवी एंटीबायोटिक्स की, अगर आपको हर स्टेप पे कोई यस मिले तो आपको क्या करना है, नो मिले तो फिर क्या करना है, ये देख लें आप सब लोग. ठीक है, डिवाइसेस लगती हैं एसोसिएटेड विद ब्रेन एब्सेस. आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोसेफलस में शंट्स लगते हैं तो दे कैन आल्सो डिवाइसेस की वजह से भी जो है वो समटाइम इन्फेक्शन एंड देन ब्रेन एब्सेस हो सकता है, खासतौर पर सिवियर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में और कंकमिटेंट ब्रेन एब्सेस में. ट्रीटमेंट क्या क्या करना है उसमें? टीबी, सीडोमोनास, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कर सकते हैं डिवाइस के साथ, वो भी आप लोगों को देखने हैं. अदर इंडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड आईवी एंटीबायोटिक, प्रेगनेंसी, रिड्यूस जीआई एब्जॉर्प्शन और सस्पेक्टेड पुअर कंप्लायंस विद द ट्रीटमेंट. ठीक है ना, ड्रग्स हैं, अल्कोहलिक है. और ब्रेन एब्सेस काज्ड बाय बैक्टीरिया डॉक्यूमेंटेड और एक्सपेक्टेड टू बी ससेप्टेबल टू रेलिवेंट ओरल एंटीबायोटिक. अगर आपको लगता है
कि ब्रेन एब्सेस जो है वो बैक्टीरिया डॉक्यूमेंटेड है, आपने कल्चर सेंसिटिविटी लेट सपोज कराया है या आपको कोई डिटेक्ट हुआ है, तो देन कंसीडर चेंजिंग टू ओरल एंटीबायोटिक आप कर सकते हैं। पेशेंट अगर आपका ओरल इंटेक ले सकता है तो, एंड डिस्चार्ज भी कर सकते हैं एज आउट पेशेंट आफ्टर स्टेबलाइजेशन। लेकिन ये स्टेप वाइज अप्रोच है, दिस इज एन स्टेप वाइज अप्रोच। पहले ब्रेन एब्सेस के पेशेंट को किस तरीके से स्टेप आईवी से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पर फिर आपने 14 डेज के बाद लेट सपोज इफ यू आर डिस्चार्जिंग दैट पेशेंट, or if you are changing the antibiotic from IV to oral, then you can follow these all steps. कैसे कर सकते हैं प्रिवेंट हैंड इन्फे ब्रेन जो है, हम एब्सेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय वॉशिंग द हैंड्स रेगुलरली, लिमिट आउटडोर टाइम व्हेन मॉस्किटोज आर एक्टिव, मेनिंजोकोकल, निमोकोकल, वैक्सीनेशन प्रॉपर कराएं आप लोग, ठीक है ना। दीज आर द जनरल जनरल प्रिवेंशन है, और कोई खास इसकी प्रिवेंशन नहीं है। एनीवे, सस्पेक्टेड सीएनएस डिसीशन, सस्पेक्टेड सीएनएस इन्फेक्शन क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ जाए। अगर ये स्लाइड जो है ना, अब इसमें क्या है, फीवर, नेक स्टिफनेस। अगर आपको फीवर मिल रहा है, नेक स्टिफनेस है, तो फिर आप मेनिंजाइटिस का सोचेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को जो डायग्नोसिस में माइंड में आना चाहिए वो मेनिंजाइटिस का सोचना चाहिए फिर। लेकिन अगर आपको फीवर, कंफ्यूजन या सीजर्स मिल रहे हैं, तो आपको फिर एनकेफेलाइटिस को माइंड में सबसे पहले सोचना है। ये नहीं है कि वो मेनिंजाइटिस, वो एनकेफेलाइटिस नहीं हो सकता या वो मेनिंजाइटिस नहीं हो सकता, मगर ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे ये थर्ड वन आ गया, हेडेक, फोकल डेफिसिट भी मिला है, रेज्ड आईसीपी भी मिला है। अब आपको सारे रेड साइंस मिल रहे हैं। आईसीपी भी रेज्ड है, मींस कहीं ना कहीं ब्रेन टिश्यू, कल हमने आईसीपी पढ़ा था कि जिसके अंदर क्या क्या रेज होता है, ब्रेन टिश्यू भी एक्सपेंड करता है। तो ब्रेन टिश्यू कब एक्सपेंड करता है? जिसमें ब्लड, सीएसएफ और ब्रेन टिश्यू, तब जाके आईसीपी रेज होता है। तो थिंक ब्रेन एब्सेस, ठीक है। ब्रेन एब्सेस में ऑब्वियसली एब्सेस है, पस है, और फिर ब्रेन इन्फ्लेम्ड भी है, तो रेज्ड आईसीपी है। फोकल डेफिसिट भी हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रेन एब्सेस कैन लीड टू फ्लैसिड पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस, एंड सिवियर हेडेक के साथ भी प्रेजेंट करता है। तो ये, अगर आपको ये तीन चीजें मिल रही हैं, तो आप सबसे पहले अपनी डायग्नोसिस में या डीडी में सबसे पहले फिर यहाँ मेनिंजाइटिस को करेंगे, यहाँ एनकेफेलाइटिस को सोचेंगे, यहाँ पर ब्रेन एब्सेस को सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, सिटी और एमआरआई में क्या क्या मिलेगा? व्हाट यू हैव टू लुक फॉर मेनिंजाइटिस ऑफ इन नॉर्मल। मेनिंजाइटिस में आपको सिटी, एमआरआई जो है वो, सिटी तो नॉर्मल मिलेगा, एमआरआई को आपको मेनिंजियल एनहांसमेंट मिल सकती है। एनकेफेलाइटिस में टेम्पोरल लोब हाइपर इंटेंसिटी मैंने आप लोगों को शो किया, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से मोस्टली कॉज होता है, और उसमें क्या मिलता है हमें सिटी और एमआरआई में, अभी हमने डिस्कस किया है कि हाइपोडेंस और हाइपर इंटेंस। ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस में क्या मिलेगा? रिंग एनहांसिंग लीजन विथ एडिमा। अगर कहीं पर आपको सिनारियो मिल जाए कि भाई रिंग एनहांसिंग लीजन विथ एडिमा, तो यू हैव टू गो फॉर द डायग्नोसिस फॉर ब्रेन एब्सेस, नॉट फॉर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में सिटी नॉर्मल मिलता है, एमआरआई में मेनिंजियल एनहांसमेंट मिलती है, वहां मेनिंजियल एनहांसमेंट है, यहाँ रिंग एनहांसिंग लीजन है। ओके, सो व्हेन नॉट टू डू ए लंबर पंक्चर, पेपिलोएडिमा कंट्राइंडिकेशन है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कंट्राइंडिकेशन है, रिड्यूस्ड जीसीएस सस्पेक्टेड ब्रेन एब्सेस, you can't do the lumbar puncture in these conditions. Okay, so our session is just going to end in 10 minutes, but I have some 2 to 3 questions हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 22-year-old मेल, फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन, सीजर्स, नो नेक स्टिफनेस, जीसीएस 11, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, आप बताएं, आप लोग बताएं, अब आप लोगों से पूछ लेते हैं। बी, ए साइक्लोवीर, अच्छा, ठीक है। बी, कितने हैं और लोग? आप लोग रिप्लाई करें, ठीक है ना। नो नेक स्टिफनेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल ट्रीटमेंट क्या हो? इज द बी। आगे चलें, चलें, ओके, देखते हैं। ए साइक्लोवीर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाई सस्पिशियस ऑफ herpes सिंप्लेक्स वायरस एनकेफेलाइटिस, बिल्कुल आप सब सही, आप लोगों ने सही गेस किया, ठीक है ना, कि दिस इज ए, जो भी फीचर्स दिए हुए हैं सिनारियो में, ऑब्वियसली वो herpes simplex एनकेफेलाइटिस की वजह से हैं। एंड यू कैन नॉट, अब इसके अंदर है कि डिले ट्रीटमेंट टिल एमआरआई, एक ऑप्शन ये है, तो ट्रीटमेंट तो हमें डिले करना ही नहीं है। डिले अगर आप करेंगे ट्रीटमेंट, तो इंक्रीज दी मोर्टेलिटी। ओके, सो 40-year-old डायबिटिक विथ
क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज, पेशेंट है, क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, पस आ रहा है उसके ईयर से, प्रोग्रेसिव हेडेक, वोमिटिंग, राइट आर्म वीकनेस, नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? प्रोग्रेसिव हेडेक, वोमिटिंग, राइट आर्म वीकनेस, नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, लंबर पंक्चर करेंगे, सिटी ब्रेन विथ कंट्रास्ट करेंगे, ईईजी करेंगे, स्कल एक्सरे करेंगे, क्या करेंगे आप? ओके, सिटी ब्रेन विथ कंट्रास्ट, ठीक है, और भी लोग पार्टिसिपेट करें? यस, सिटी ब्रेन विथ कंट्रास्ट, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट मींस के यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स, आप सब लोगों को क्लियर हो गया, दैट्स गुड, आई एम हैप्पी। ये देखें, करेक्ट आंसर बी, सिटी ब्रेन विथ कंट्रास्ट, बिकॉज ये फीचर्स क्या सजेस्ट कर रही थी? हाई सस्पिशन ऑफ ब्रेन एब्सेस, एलपी कंट्राइंडिकेटेड है, कंट्राइंडिकेशंस थी इसके अंदर अगर आप देखें, ठीक है ना, इसमें वोमिटिंग, प्रोग्रेसिव हेडेक, राइट आर्म वीकनेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में आप एलपी वैसे ही नहीं करेंगे तो ये तो आउट हो गया, ईजी हम इसमें नहीं है, इसका एक्सरे तो सिटी ब्रेन विद कंट्रास्ट है, क्योंकि दीज आर दी डेंजरस साइंस, वोमिटिंग, हेडेक, साथ में फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, so this concludes for cerebral abscess. Okay, so 18-year-old student with the fever, headache, neck stiffness, बीपी स्टेबल है, वाइटली स्टेबल है, जीसीएस 15 है, कोई फोकल डेफिसिट नहीं है, ठीक है, 18 साल का एक स्टूडेंट है, आपके पास आया है, फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, मेनिंजियल इरिटेशन तो है उसको, ठीक है ना, मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस मिल रहे हैं, जीसीएस 15 है, बिल्कुल पूरा है, बीपी वाइटली भी स्टेबल है, कोई फोकल डेफिसिट भी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो? क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा फाइनली आप लोग? यस, 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 ए इज नॉट, ए इज नॉट, यस, बी, बी, यस, यस, ओके, सो आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, लंबर पंक्चर, नो रेड फ्लैग्स फॉर इमेजिंग फर्स्ट, देखें कोई इमेजिंग कब करनी है, सिटी कब पहले करना है एलपी से, मैंने आप लोगों को पीछे स्लाइड्स में और टॉपिक में बताया था कि हमें इमेजिंग पर कब जाना है, बिफोर द लंबर पंक्चर, इसके अंदर, इस सिनारियो के अंदर आपको कोई रेड फ्लैग मिल ही नहीं रहा, पेशेंट वाइटली भी स्टेबल है, पेशेंट जीसीएस 15 भी है, पेशेंट का कोई फोकल डिफिसिट भी नहीं है, तो पेशेंट आपका फीवर और हेडेक और नेक मेनिंजियल इरिटेशन जरूर है, मेनिंजाइटिस आप जरूर सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, देयर इज ए नो कंट्राइंडिकेशन फॉर एलपी, सो यू हैव टू गो फॉर एलपी, ठीक है ना। टेक होम मैसेज आज का फाइनल स्लाइड हमारी क्या है कि रेड फ्लैग सेव्स लाइफ एंड प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठीक है, तो हम रेड फ्लैग्स देख के पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं फॉर द वर्स्ट सिनारियो, ठीक है, नेवर डिले एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, कभी भी एंट्री एम्पिरिकल ट्रीटमेंट आपको जो है ना इन्वेस्टिगेशंस का वेट करके और जो है ना लेट नहीं करना है, वी हैव टू स्टार्ट द एम्पिरिकल एंटीबायोटिक, सिटी बिफोर एलपी व्हेन इन डाउट, जब अगर आपको कहीं डाउट हो जाए ना, आप डिसाइड ना कर पाए कि ये यहाँ पर एलपी करनी चाहिए या सिटी करनी चाहिए, तो फिर सिटी पे हमेशा जाए, ठीक है ना, जहां पे आपको थोड़ा भी डाउटफुल सिनारियो हो, आप लोग डिसीजन ना ले पाए, तो देन वी हैव टू गो, ठीक है, जहां पर आप लोगों को नॉलेज है, आप लोगों को क्लियर है कि देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन फॉर एलपी या द साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस या मेनिंजियल इरिटेशन और मोर, तो इफ देयर इज नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो ओके, ठीक है, फिर आप जा सकते हैं एलपी पे, अदरवाइज इफ यू आर इन डाउट फॉर सम रीजन देन ऑलवेज गो फॉर सिटी इमेजिंग before LP and think encephalitis if behavioral changes और personality changes, ये भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि हमेशा जब भी मेनिंजियल इरिटेशन हो के साइंस आपको मिलें तो हमेशा थिंक करना है एनकेफेलाइटिस को, if the patient is presenting to us with the behavioral changes, ओके, सो बिहेवियरल चेंजेस या पर्सनैलिटी चेंजेस के साथ अगर आपको मिलता है पेशेंट तो आप फिर, ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक एंड दैट्स गुड, आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों को याद भी हो गए होंगे, मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को याद हो जाएं चीज़ें, और बाकी तो आप लोग फीडबैक बताएंगे, ओके, सो ऑल इज क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच, सो कल फिर 7 to 8, राइट, बिकॉज आई हैव सम वर्क ऑल्सो, और आप लोगों की ओपीडी की क्लास है तो वो भी डिस्टर्ब ना हो,
मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो, और देन फिर मुझे भी थोड़ा सा जो है वो स्पेस मिल जाए। 7 to 8, आई थिंक 7 to 8 के बीच में रख लेते हैं, तो दैट विल बी मोर इजी। अगर हमारा एक सेशन में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1.5 सेशन तो ऑलमोस्ट देखने लग ही जाता है, क्योंकि कल का जो टॉपिक्स है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीसीएनएस कंटिन्यू है, ये थोड़ा सा ड्राई टाइप टॉपिक है। सीएनएस हमेशा थोड़ा सा ड्राई टॉपिक रहता है, ठीक है ना। बट ये कि बहरहाल करना है तो उसमें सीजर्स, और इंशाल्लाह कल जो है हमारा एपिलेप्सी और सीजर्स के ऊपर टॉपिक है, इंशाल्लाह कल हम करेंगे, ठीक है ना। तो इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, और थोड़ा ड्राई टाइप ही रहेगा नर्वस सिस्टम। 8 PM टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, यस यस यस, इंशाल्लाह बिल्कुल 8 बजे से पहले मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि आप लोगों की क्लास है, आप लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा, तो अगर आपका सेकंड कोर्स है तो वो इफेक्ट ना हो। यस 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 यस, स्टार्ट हो जाती है। यस, आई वुड ट्राई टू डेफिनेटली टू कंप्लीट इवन बिफोर। और अगर रह जाता है तो फिर मैं, अगर फिर भी रह जाता है, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि कंप्लीट कर लें जल्दी। फुल मेरी कोशिश होगी, बट स्टिल अगर कोई चीजें रह जाती हैं तो फिर हम उसको, कोई मसला नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, और फिर हम उसको नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, ठीक है। नहीं, इतना वो इशू नहीं है। 6 से 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरी भी फिर ओपीडी होती है, पेशेंट्स होते हैं, देखे ना। मैं भी फिर ऑब्वियसली मेरे भी पेशेंट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैं ऑलरेडी जो है वो इन्वॉल्व हूँ प्रैक्टिस में। तो ऑब्वियसली फिर एको भी मैं करता हूँ, पेशेंट्स के एको भी होते हैं, एको कार्डियोग्राफी भी करनी होती है पेशेंट्स की। एको के पेशेंट्स अलग होते हैं, दे टेक टाइम, अगर उसमें कुछ निकल आते हैं तो मुझे नहीं पता होता। तो बहरहाल आप लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैं बिल्कुल फुली कमिटेड हूँ आप लोगों से। तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। कल का है थोड़ा, मुझे एक्चुअली आई हैव सम वर्क, सो इस वजह से 9 o'clock की बजाय मैंने फिर 8 का बोला, लेकिन आप लोगों के 8 फाइन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। 7 to 8, आई थिंक यू ऑल आर फाइन विद दिस, तो 7 to 8 कर लेते हैं। देन फिर अगेन फिर हम फ्राइडे से अगेन सेम 9 to 10 वाला ही ड्यूरेशन हमारा रहेगा जो है क्लास। ठीक है, राइट, ओके, सो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं वाया जूम ऑन डॉक्टर प्लेस एकेडमी, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने कुलीग्स को और उन लोगों को बताएं मजीद कोर्सेज अटेंड करने का डॉक्टर प्लेस एकेडमी पे, ठीक है। सो दैट विल बी गुड कि सब लोग जो है वो इससे इस्तिफादा हासिल करें। ओके, राइट, ऑल ऑफ, बाय, टेक केयर।